Good evening, ladies and gentlemen. Our next topic is something that we have been discussing here in Bengal over the last 1 year. It's always about the clashes in identity. We call this one the idea of India versus the pride of regional identity. There has been such a debate over the last 1 year whether or not the kind of idea that the right wing, the Hindu right wing, talks of India, is that in cohesion with regional identity, with Bengali pride? Does that go together? Or is there a difference? And there is no better person to talk about that than the former state president of BJP MP Dilip Ghosh. So please come on stage. Please give a big round of applause for Dilip Ghosh, BJP MP and former state president of the BJP here in West Bengal. दिलीप दा, जैसे कि हमने कहा पिछले 1 साल से इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में सबसे अच्छा जवाब दे सके, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल से हैं, बंगाली हैं, उसके साथ साथ आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं इतने सालों तक। जब ये कहा जाता है द आइडिया ऑफ वन इंडिया, क्या उसके साथ जो बंगालीनेस है, बंगाली अस्मिता है, इसमें कोई दोहरापन है आपको दिखता है? केवल बंगाली अस्मिता क्यों बोल रहे हैं आप? तमिल का है, पंजाबी है, मराठी है, उड़िया है, सबकी अपनी अपनी अस्तित्व है, अपना कल्चर है, अपना भाषा है, खान पीन, रहन सहन, पहनवा सब अलग है, लेकिन फिर भी देश एक है। ये हमारी परंपरा। एक बात कहा जाता है विविधता में एकता, हम उल्टा बोलते हैं, एकता में विविधता। शरीर एक है लेकिन इसका हर अंग का काम अलग है, दिखने में भी अलग है। इसलिए हमारे देश में कभी जबरदस्ती किसी को एक करने का प्रयास नहीं किया गया है। रसिया भी एक देश था, क्यों? जब तक वहां सरकार ताकतवर था, सेना था, शासन का जोर था, एक थे लोग। जैसा थोड़ा ढीला हो अलग हुआ, क्योंकि जबरदस्ती लोगों को एक किया गया था। हमारे देश में ऐसा नहीं है। पहले जो था उसमें भी नया विचार आ रहा है, और दुनिया में जहां भी जो नया विचार आया है तथा उसको हमने ग्रहण किया है, बुलाया है। हमारे देश में ईसाई को, इस्लाम को बुला के हमारे राजाओं ने उसको रहने दिया, जगह दिया, धर्मस्थान बनाने के लिए मौका दिया। उनका धर्म क्या है, राज्यसभा में उसका व्याख्यान सुनाया लोगों को। ये हमारी परंपरा रही है, इसलिए सब पनप रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी देश की जो परंपरा रही है, देखिए हमारे देश के लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं, उत्तर भारत जाते हैं, हर भाषा के लोग जाते हैं। एक प्रकार एक जगह रहते हैं, भाषा नहीं समझते हैं, पहनावा अलग है, लेकिन वहां जाकर के नंगे बदन में जाके भगवान का पूजा करते हैं। वही भगवान का पूजा शिव जी का रामेश्वरम में पूजा होता है खाली नंगे बदन में, लेकिन रामेश्वरम में जाकर के जब वहां ऊपर जाकर अमरनाथ पहुंचते हैं, 2 कंबल ओढ़ कर पूजा करते हैं। स्नान नहीं है, दूध नहीं है, कच्चा बेल की पत्ती नहीं है, लेकिन मंत्र एक है, भाव एक है। इसको हमने भाव को देखा है। घर में भी 4 लोग 4 प्रकार खाना खाते हैं, 4 प्रकार उनका रहन सहन है। कोई फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए तो कोई ठंडा पानी पीने से तुरंत उसको बीमारी हो जाती है। इसको हम कभी नहीं देखा, बाहरी विविधता को। इसलिए यहाँ की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, एक दूसरे के भाव को सम्मान करना, दूसरे को, चाहे तो हमारे बंगाल में भी है, कोई हिंदी भाषी आया तो हिंदी में बात करता, बंगाल के लोग टूटी फूटी हिंदी में उससे बात करते हैं, हिंदी नहीं जानते लेकिन उनको प्रॉब्लम ना हो, ये मानसिकता हमारी रही है। लेकिन इसके अंदर जब राजनीति आ जाता है तब प्रॉब्लम होता है, तब तमिल अस्मिता की बात आती है, तब बंगाली अस्मिता की बात। एखाने जय बांग्ला स्लोगन आ रहे हैं, यहाँ के नेता जाके त्रिपुरा में जय त्रिपुरा का स्लोगन लगाते हैं। तो जय बांग्ला में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जय बांग्ला कब हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश बनाना था तब जय बांग्ला। तो मुझे लगता है इसको भी बांग्लादेश बनाने का जो भावना मन में उससे होता है। हम भारत माता की जय बोलते तो जय बांग्ला, जय त्रिपुरा, जय महाराष्ट्र सब आ जाता है। अरे समझ नहीं बात, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे यहाँ की। आप बोलिए, यहाँ अलग अलग राज्य रहा, देश रहा होगा प्राचीन काल में, तीर्थ यात्रा रहा, अमरनाथ यात्रा रहा, तो वहाँ दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सोमनाथ यात्रा, रामेश्वरम यात्रा रहा। कभी किसी को पासपोर्ट लगा, किसी को वीसा लगा, किसी को टैक्स लगा नहीं। वहां के राजा बल्कि वहां व्यवस्था करते थे कि जो तीर्थयात्री आएंगे उनके लिए खाने पीने रहने के लिए व्यवस्था हो।
और जो सेवा करता था वो मानता था कि मैं बहुत बड़ा पुण्य कर रहा हूं। लेकिन दिलीप दा, ये बताइए, आप कह रहे हैं विविधता में एकता, लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल में ये नैरेटिव बनाया गया कि बाहरी वर्सेस जो अंदर के रहने वाले हैं, आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भाषी है, जो बांग्ला में बात नहीं करते, वो कई जनरों से, कई पीढ़ियों से वो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव अब बन गया है कि बाहरी है, अंदर के रहने वाले हैं, इसमें देश की एकता में कितनी बड़ी खतरा, चैलेंज आप मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज ज्यादा दिन तक इसको सहन करता है। उत्तर भारत में जो जातीय राजनीति हुआ, लालू प्रसाद आए, मुलायम सिंह आए, क्या क्या स्लोगन चला था कि ब्राह्मण जूता और महार मारो जूता चार, क्या क्या मैं भी भूल गया, भूरा बाल साफ करो, जातीय हिंसा तैयार हो गया, मारपीट हो गया। आज कहाँ है? सब हमारे समाज में समा गया है। इस समाज की इतनी हजम शक्ति है, इतनी सहन शक्ति है और इतनी उदार मानसिकता है, सब इसमें समा जाती है। ये भी जाएगी। मजेदार बात देखिए आप, जो लोग बोलते हैं एक बिहारी 100 बीमारी, उनके एमएलए डायस पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था, तो मैंने उसका विरोध किया। मैं बोले भाई एक बिहारी सब पर भारी, क्योंकि बिहार बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता, पहले राष्ट्रपति उधर से आए हैं, बहुत बड़ी योगदान थी। तो कोई बिहारी हो गया मतलब से बीमारी होगी? कैसे हो सकता है भारत में? कभी हमने बोला है? आज उनको आसानसोल में जीतने के लिए बिहारी को बुला के लाना पड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा का। तो क्या है मतलब इसका? ये दोखलेपन क्यों है? केवल राजनीति के लिए? आप बोलते मैं बंगलार में, तो ठीक है, बंगलार में गोवा जाके बोलते हम गोवा में, माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी बोल देंगे हम कहीं जाकर के। क्या मतलब होता है इसका? एक नेता पब्लिक जिसको चुना है और सत्ता में आने के बाद कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है किसी के बारे में। आपके मन में, अगर आपको पूछा जाए पर्सनली, तो आपके मन में आपके लिए कौन सी वो आइडेंटिटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या आप पहले अपने आप को एक आरएसएस के कार्यकर्ता मानते हैं? क्या आप अपने आप को एक बंगाली लीडर मानते हैं, या कोई और आइडेंटिटी आपके दिमाग में है? देखिए, भारत के किसी भाग में भी कोई वो से पहले भारतीय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और भारतीय कल्चर में सबको सहन करने का, मान्यता देने का परंपरा रही है। धर्म के बारे में भी हम हिंदुत्व को मानते हैं, क्योंकि हिंदुत्व को हमारे देश का नेशनलिटी मानते हैं, हम राष्ट्रीयता मानते हैं। कोई उपासना पद्धति धर्म नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। इंग्लिश में रूपांतर होने से गड़बड़ हो जाता है। धर्म जब रिलीजन हो जाता है तब गड़बड़ छोटा हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारी जो नेशनलिटी है, आप हिंदू बोलिए, भारतीय बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आरएसएस, उसका प्रार्थना का अंतिम लाइन भारत माता की जय, कोई दूसरा नहीं। लेकिन आप उसको गलत ढंग से समझाएंगे लोगों को, कुछ लोग थोड़ा सा विभ्रांत हो जाते हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। मैं एक भारतीय हूं और भारतीय कहने में इसमें सारा कुछ है। मुझे सब प्रकार के खाने का व्यक्तिगत रूप से मुझे आदत है, रुचि है। किसी कपड़ा से मुझे मतलब नहीं है, मैं कपड़ा सब पहन सकता हूँ, कुछ भाषा भी मैं बोल सकता हूँ, और एक भारतीय के नाते कुछ भाषा तो सीखना ही चाहिए उसके। इतने सैकड़ों भाषा हमारे देश में है, 2-4 भाषा सीख लेते तो क्या है। आप पेट के लिए अंग्रेजी सीख सकते हैं, जो 6000 मील दूर से आए हैं। अब बगल में बिहारी है तो बिहार का भाषा क्यों नहीं सीखेंगे, उड़िया क्यों नहीं सीखेंगे? तो आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, बंगाल में जब उसी का प्रचार होता है, उसी की एक्सपेरिमेंट होती है, तो क्या हम देखते हैं कि या नॉर्थ ईस्ट हो, तब जाके बीफ ईटिंग, इसके बारे में आप लोग चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले कॉनराड संगमा थे, मेघालय के मुख्यमंत्री, या दूसरे कोई भी राज्य हो, मिजोरम हो या नॉर्थ ईस्ट के कोई राज्य हो या पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पे आके अगर आपको ये कहना पड़े कि जब नवरात्र चल रहा है तो वेज फूड खाना चाहिए, तब इस मैसेज को आप कैसे देंगे एक आम बंगाली ऑडियंस को? नहीं, देखिए, ये सब जो बोल रहे हैं, इसके लिए देश में कोई कानून नहीं था, ना तो कोई जबरदस्ती था। हमारे देश में आमिष निरामिष सब चलता है। स्वामी विवेकानंद जैसा महान व्यक्ति, उससे बड़ा हिंदू और बड़ा सेकुलर क्या होगा? उन्होंने विदेश गए, जो दिया खाया। यहाँ आने के बाद यहाँ के लोग विरोध किया कि ये काला पानी पार हुआ था और क्या क्या खा के आया है, इसका ये सन्यासी नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया, बोले हाँ मैं गया लोगों के घर में, मेरा भक्त है, प्रेम से जो खिलाया मैं खा लिया। उन्होंने भी खा के आए थे। ये हमारी परंपरा है। और वास्तव जो है उसको शंकराचार्य बोलते हैं, अगर हमारे शास्त्र में लिखा है अग्नि का चरित्र शीतल है, शीतलता है, तो उसको हम नहीं मानेंगे। हम जानते हैं अग्नि का चरित्र है गरिमाहट, तो वो मानेंगे हम। ये हमारे जो प्रॉफिट, जो हिंदू धर्म को रक्षा किया, जिन्होंने किया, उन्होंने किया। समय के काल के कारण 1000 साल हम पराधीन रहे,
अलग अलग लोग आए, अलग अलग प्रकार अत्याचार हुआ, हम बिखर गए, तो हमारी धर्म की जो संस्कार होनी थी नहीं हुई। इसलिए छोटा छोटा गोष्ठी में, छोटे छोटे जगह में जो आया नेता बना, वो जैसा चला दिया। आज थोड़ी ना हम सब मानते हैं, मनुवादी बोलते हैं हम लोगों को कुछ लोग, इसको लेकर राजनीति भी क्या है। मनुशास्त्र कहाँ मानता है, कौन मानता है मनुस्मृति को? आज हजारों साल पहले हुआ, उस समय हुआ होगा। युगानुकूल और देशानुकूल होना चाहिए। विवेकानंद बोलते हैं कि पाश्चात्य ने जो प्रगति की है विज्ञान में, इसमें उसको हमको लेना चाहिए, शिक्षा आदि। और हमारी जो मनुष्यत्व का, मानवता का जो विचार है, शिक्षा है, वो दुनिया को देना चाहिए। तो आप जो धर्म की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ पे एक सवाल जुड़ा हुआ है और काफी लोग आज इसमें चर्चा भी आज सुबह से हो रही है। और कुछ देर पहले यहाँ पे महुआ मोइत्रो भी आई थी तृणमूल कांग्रेस से। आपको पता होगा एक नया फिल्म है जिसको लेके काफी चर्चा हो रही है, कंट्रोवर्सी भी बन गई है, जहाँ पे माँ काली को दर्शाया गया है ये दिखाते हुए कि वो सिगरेट स्मोक कर रही है, पीछे प्राइड फ्लैग है। आप कह रहे हैं कि धर्म में सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, क्या आप मानेंगे इस तरह के पोर्ट्रेयल को? देखिए, इस प्रकार कंट्रोवर्सी पहले नहीं हुआ है, बहुत पहले से चल रहा है। अंग्रेज के जमाने से, उस समय यंग बंगाल था, इन्होंने हमारी परंपरा, संस्कृति, धर्म को अपमान करने का प्रयास किया। बोले इसके चलते देश का प्रगति नहीं हुई, इसको हटाओ। इस कलकत्ता में बैठ करके ब्राह्मण का बेटा सर पे टोकरी में गाय का मांस लेके जा रहा है। डीरोजियो के समय सब हुआ है कि हिंदू धर्म को चोट पहुंचाना, ये इसका कारण है। वो कहाँ है आज? जिसका खिलाफ लड़ा था वो है। यहाँ MF हुसैन हुई है, मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने हमारे देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाया था, काफी चर्चा हुआ, आंदोलन हुआ, वो देश छोड़ कर भी गए। आप किसके पास कहाँ गए तो भगवान ही जाने, वो कहाँ है, उनका विचार कहाँ है। बंगाल में हमेशा एक कैरेक्टर रहा लोगों का कि प्रगतिशील होना चाहिए, बाद में सेकुलर होना चाहिए, और सेकुलर प्रगतिशील होने के लिए क्या करना, हिंदुत्व को गाली देना चाहिए। जो उदाहरण मैंने दिया, आज नहीं, 200 साल पहले की घटना है, 100 साल पहले की घटना है, सब हुआ। ठाकुर रामकृष्ण बांग्ला में बोलते हैं, कत धर्म आसबे कत धर्म जाबे, हिंदू धर्म थेके जाबे। इसका मतलब बहुत कुछ विचार आएगा लेकिन हिंदुत्व विचार टिकेगा। ये किसना, जिसको युग पुरुष मानते हैं हम लोग, भगवान का अवतार मानते, उन्होंने बोला है। और आप भी बहुत ज्यादा देर नहीं है, 150 साल पहले बोले उन्होंने, नया। तो इसलिए ये जो क्रांतिकारी लोग होते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा वितर्कित बात कर दो, तुम्हारा चर्चा होगा, तो मीडिया में आएगा। महुआ मोइत्रो का ये जो इंटरप्रिटेशन है, वो कह रही है कि आई एक्सेप्ट गॉडेस काली एज अ मीट ईटिंग अल्कोहल एक्सेप्टिंग गॉडेस। इसमें कोई प्रॉब्लम दिखता है आपको? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको न्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको न्यूज भी मत बनाइए, कल सब भूल जाएंगे। आज चर्चा होगा, ये सब चर्चा मैं भी मेरे जीवन में 40 साल से सुन रहा हूं। कितने क्रांतिकारी आए, कम्युनिस्ट लोग कहां हैं आज? इसी समाज ने उसको निगल गया कम्युनिज्म को। इन्होंने क्या क्या नहीं किया था, सारे महापुरुषों का मूर्ति के ऊपर कालिक लगाया, मूर्ति तोड़ा, नक्सल है। हम भी तो बचपन से 40 साल, जब तक मेरा से थोड़ा सा दिमाग आया, ये मैं जहां से आया हूं, 2 बार नक्सल आंदोलन हुआ वहां। मेरे सामने गरीब लोगों को काटते हुए मैंने देखा बचपन में, 70-72 में। अभी 2000 के बाद फिर वही मूवमेंट आया, पूरा जंगल महल, गोपी वल्लभपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम में वही नरसंहार हुआ। कहाँ है आजकल वो लोग? कहाँ नक्सल है? कोई नहीं है। इस प्रकार विचारधारा, पानी में वो जो गुब्बारा आता है ना, थोड़ी देर चलता है, आपके लिए बोलते हैं वो, बाकी लोगों ने मेरे लिए नहीं बोला, दिलीप घोष का नहीं बोला, आज तक के लिए बोला, इंडिया टुडे के लिए बोला कि न्यूज बनेगा, या तो फिर फेसबुक में लिख दो, दिन चर्चा चलेगा। इससे नेता भी नहीं बनते हैं, पब्लिक में नहीं स्वीकार करता है, भूल जाता है कल। लेकिन मेरा कहना है, आपकी कोई विचार हो सकती है। हमारे यहाँ बोला गया, धर्म के बारे में बोलते हैं, अपना धर्म का आचरण, दूसरे धर्म का आदर। दूसरे धर्म का आदर करो, अपना धर्म का आचरण करो। यहाँ उल्टा होता है हमारे मुख्यमंत्री हिंदू ब्राह्मण परिवार से, पता नहीं उसका आचरण क्या करते हैं, लेकिन वो जाकर नमाज पढ़ती है। लेकिन आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, रोया करते हैं जाके, थोड़ी ना आपको माना है। दिलीप जी, आप भरपेट खा के आप जाके इफ्तार पार्टी करते हैं, उसको भी दूषित करते हैं, अपने धर्म को दूषित करते हैं। क्या मतलब? आपने जो कहा कि अपने धर्म को प्यार करो, दूसरे धर्म को भी आदर करो, लेकिन आप ही के पार्टी के लीडर नुपुर शर्मा जब इस तरह का बयान देती है, और वो भी खुले पब्लिक फोरम में, और आपने देखा किस तरह का वायलेंस पूरे देश में देखने को मिला, और उसमें पूरी चुप्पी साधी हुई है बीजेपी के लीडरशिप ने। नुपुर शर्मा का जस्टिफाई कर सकते हैं? कितने लोग मरे मुझे नहीं मालूम, कितने लोग मरे नुपुर शर्मा बोलने के बाद। अभी हो रहा है, स्वतंत्रता के पहले जो होता नुपुर शर्मा कहाँ था? इतना सारे आम कतलेआम हुआ, नोआखाली दंगा,
जसोरत दंगा, हजारों लोगों को मार दिया गया। क्या तो हाँ, आप नुपुर शर्मा का इतिहास से बीजेपी का जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? जब जिस विचारधारा से ये घटना हो रही है उसको दुनिया डरती है बोलने में उसके खिलाफ। वो वितर्कित विषय कोर्ट में है, ठीक है। नुपुर शर्मा जो बोला, अगर गलत बोला है तो आपका पास तर्क है तो उसको काटिए, तर्क में आइए, चोरा में आइए, टीवी चैनल में आके बोलिए कोई गलत बोला है। आप जानते हैं सही बोला है, आपका कपड़ा उतर जाएगा। अब तर्क नहीं करेंगे, तलवार निकालेंगे। विचारधारा को कोई तलवार से खत्म नहीं कर सकता। तो 1000 साल पराधीन रहने के बाद हिंदुत्व खत्म हो जाता? क्यों नहीं हुआ? बम, बंदूक, तलवार सब चला, हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया। एक एक तैमूर लॉन्ग, बख्तियार खिलजी से लेके नादिर शाह लेकर पूरा देश में खून का नदी बहा दिए। खत्म हो गए क्या? आज भी 100 करोड़ यहाँ है। तो विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते आप खत्म हो जाएंगे। विचारधारा में सच्चाई है तो ये जो कर रहे हैं, अपना अस्तित्व से डरते हैं, वो तर्क में डरते हैं, चर्चा करने में डरते हैं कि सच्चाई, वो जो बोला ठीक की गलत है चर्चा में साबित होना चाहिए। अब नहीं कर रहे मतलब आप हारे हुए, आप तलवार निकालते हैं। चलिए, विचारधारा की बात तो बहुत हो गई, लेकिन दिलीप घोष, whenever Dilip Ghosh is there can never be a dull moment as far as Dilip Ghosh and West Bengal politics is concerned. दिलीप दा, कुछ सवाल ऐसे भी है आपके करियर से जुड़े हैं जो पूछना लाजमी है इस वक्त। आप कुछ दिनों पहले तक पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रमुख थे, अब आपको दूसरा रोल दिया गया है, आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहां पे बीजेपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल बीजेपी में बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। ये तो भाई अपना अपना सोचने का ढंग है। मैं जिस संगठन से काम करता हूं, मैं 38 साल से संघ का प्रचारक बन के काम कर रहा हूं। आरएसएस में 32 साल प्रचारक रहा। तो संघ ने मुझे अंडमान भेजा था, 8.5 साल मैं वहां रह के आया संगठन बढ़ाने के लिए। तो बाकी प्रदेश में दूसरा काम भी संघ के बाहर का हिंदू जनमंच का काम दिया गया, इस पूरा जोन का था मेरे हाथ में। तो फिर राजनीति में भेजा गया, मैं राजनीति सीखा। बहुत लोग मेरे राजनीति से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे 18 एमपी मिला और 77 एमएलए मिला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में जितने भी बीजेपी प्रेसिडेंट रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल दिलीप घोष ही रहे। आप ही के कार्यकाल में 18 एमपी आए हैं। तो इसीलिए राजनीति की भी एक निश्चित धारा गति बना दिया गया। इसके बाहर क्यों गया, ऐसा क्यों बोला, लेकिन आपको ऐसा दुख क्यों है? बोला? तो मुझे लगा कि राजनीति दर्द है आपके मन में कि नहीं, आपको मैं तो जो ठीक लगता है जिस मिट्टी को आपने सींचा उसी मिट्टी से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दूर भेज दिया। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, आज सुबह से घूम रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। पार्टी के सिस्टम लेकिन है। दिखते नहीं आप तो पश्चिम बंगाल में आज ज्यादा। बोलिए, बंगाल से आज तक ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट कौन बना? इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। लगभग 1500 एमएलए हैं हमारे, एमएलए एमपी मिलाकर 2000 है, और लगभग 17 करोड़ हमारे मेंबरशिप है। 24 करोड़ वोटर है देश में। दुनिया में ऐसे 25 देश को मिलाएगा तो इतना बड़ा पॉपुलेशन होगा जितने हमारे समर्थक हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी का ऑल इंडिया मुझे बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट। उसमें कितने हैं? 40 लोगों में से मैं एक हूं। अब बोलिए कौन सा पार्टी में किसको इतना सम्मान मिला है? मैं तो पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। पार्टी मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, ऑल इंडिया लीडर। अभी 6 स्टेट में मुझे एक काम दिया, मैं जा रहा हूं। कल जाऊंगा अंडमान, दूसरे तीसरे दिन जाऊंगा गुवाहाटी। तो ये हमारी पार्टी की परंपरा है। मुझे उनको योग्य लगा कि ये प्रदेश के बाहर काम संभाल सकता है, दूसरा भाषा भी सीखना पड़ता है। प्रदेश में कौन तो इसलिए संभालेगा? मुझे दूसरा प्रदेश में कौन संभालेगा? प्रदेश का नया टीम आ गया है। हमारा प्रेसिडेंट है, हमारे विरोधी नेता है, यंग जोड़ी है हमारे, मेरे से 10 साल 15 साल के छोटे हैं लोग। तो नया लीडरशिप हमेशा बीजेपी में आता है। आप सीपीएम में, कांग्रेस में नहीं मिलेंगे। 70-75 साल के वो होते हैं नेता, उनके साथ साथ पार्टी भी चला जाता है। कहा जाता था कि डॉक्टर सुकांतु मुखर्जी नए राज्य प्रेसिडेंट, वो आप ही के शिष्य हुआ करते थे। कैसे देखते हैं उनका परफॉर्मेंस? नहीं, मेरे शिष्य नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। जब एमपी बने वो संघ के काम में थे, और वो जब संघ काम में एक्टिव था, मैं आरएसएस में नहीं दूसरा संगठन का काम देखता था। कभी नहीं मिला मैं। जब वो उनका कैंडिडेट बनाया गया, नाम आया, तो मुझे, मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, मुझे पूछा गया। तो मैं बोला अगर टीचर है, अध्यापक है, अच्छा है, संघ बैकग्राउंड से अच्छे लड़का, तो बन गए, जीत गए। खुश है उनके काम से? फिर दूसरा बार बात आया तो बहुत सारे हमारे पुराने लोगों का नाम था, स्टेट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया। मैं जाके मेरे प्रेसिडेंट को बोला, मैंने बहुत काम संभाल लिया, अब पार्टी को भूमिका बदलना चाहिए, लीडरशिप बदलना चाहिए, आप चेंज करिए। कोई नहीं पॉलिटिक्स में बोलता, कोई चेयर नहीं छोड़ता। ये बात मैं अपने स्टेट नेशनल नहीं, लेकिन आप खुश हैं उनके काम से? तो फिर वो परिवर्तन हुआ। खुश नहीं है, खुश तो होगा, सामान्य कर्मी खुश होंगे। जो गति चल रहा था पार्टी में थोड़ी सी धीमी हो गई है परिस्थिति के कारण। क्यों आपको लगता है? होता है, परिवर्तन होने से होता है।
हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। आप हमेशा ऊपर ऐसा ग्राफ नहीं चढ़ता है। ममता बनर्जी 8 MP थी, एनडीए में मिनिस्टर थी, 2004 में हार गए, अकेले जीती। वही पार्टी आज सत्ता में है तीसरी बार। तो राजनीति में उठा पटक होना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी पार्टी भी बहुत बड़ी इतिहास देखा है। अटल जी के समय हम दो, हमारे दो हो गए थे, आज 303 है और लगातार जीत रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, 19-20 स्टेट में हमारी सरकार है, वही पार्टी है। आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी संबंध है। नहीं, तृणमूल में क्यों, सीपीएम में, किसी भी पार्टी में बोलिए। मुसलमान, मैं तो हमेशा हिंदू संगठन करता हूं, लेकिन मैं मुसलमान दोस्तों के घर में खाना खाता हूं। यहाँ नहीं, अंडमान से शुरू किया, यहाँ भी करता हूं। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, मैं उनके घर जाता हूं ईद में। ऐसे लोग हैं, या तो वो फैमिली लेके, सीमाएं लेके मेरे घर आते हैं। समाज में सबके साथ संपर्क रखना, और ये भी एक अपनी ढंग से होता है कि हर व्यक्ति से कैसे दोस्ती बनाया जाए, दोस्ती को निभाया जाए, इसमें कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी देखिए, राजनीति करते हैं, हमारी एक विचारधारा है, हमारी एक पार्टी है, पार्टी को जिताना है, हमारी विचारधारा को लोगों तक तो पहुंचाना है। उस समय हमें 100% हम एकदम किसी रिजिट हूं मैं, इधर ना उधर होगा, डिसिप्लिन और हमारी आदर्श के बारे में। शुभेंदु अधिकारी के रोल कैसे देखते हैं आप पश्चिम बंगाल बीजेपी में? तृणमूल से बीजेपी में आए हैं, अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जहां एक और सुकांत मजुमदार है, वे दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी आजकल बहुत दिख रहे हैं। देखिए, सुकांत मजुमदार नए आए हैं, उनका राजनीतिक अनुभव कम है, लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी है वो मेरे से भी पुराने लीडर हैं। उनका एक अलग जगह है बंगाल में, मेदिनीपुर में तो है ही है, और उनके परिवार की भी बहुत पुरानी, उनके पिताश्री से लेकर के उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान। कांग्रेस होकर टीएमसी में आए लोग, आज वो बीजेपी में आ गए, तो हमारे साथ आए, हमारे विचारधारा के साथ, काम के साथ। उनको हम क्या मिलजुल पाए हैं इस विचारधारा के साथ? योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी भी दिया, उनको सम्मान भी दिया है, नेता बनाया है, और पूरा बंगाल में उनको हम दौड़ा रहे हैं कि उनके जो अनुभव है उनको लेकर के पार्टी में आज नया लीडरशिप, नया संगठन बढ़ाना चाहिए। तो उनको भी इस सिस्टम में आने में थोड़ा समय लगता है। क्या पार्टी आप को आए हैं समझने उस में सिस्टम में? नहीं आ रहे हैं, तभी तो काम कर रहे हैं। फॉर्म में आ चुके हैं क्या? फॉर्म में है, लेकिन इस सिस्टम, अभी देखिए ऑल इंडिया मीटिंग हुआ तो कार्यकारिणी सभा में वो आमंत्रित थे विपक्ष के नेता के रूप में। वहां देखिए सारे लीडर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सारे लोगों से मिले, बातचीत किए। वो जो हमारा कार्यकारिणी सभा होता है वो एक यूनिक होता है, किसी पार्टी के साथ तुलना नहीं उसका। तो उसमें गए, देखे पार्टी का विस्तार कितना, गहराई कितना है, कैसे होता है परंपरा। और भी कई लोग गए हमारे साथ, सीपीएम से आए हैं महिला कार्यकर्ता महफूजा खातून, 2 बार एमएलए थी, इस बार उनको एमएलए भी लड़ाया हमने, एमपी भी लड़ाया। हज कमेटी का ऑल इंडिया का वो एक मेंबर है, अभी वो जड्डा गई, वहां भी वो कमेटी मेंबर के नाते वहां थी हमारे एनईसी में, फिर वहां से जड्डा गई, हज कमेटी में जा करके। सब प्रकार के लोगों को जिनके अंदर कुछ ना कुछ है काबिलियत, उसको बीजेपी ले भी आता है, कैसे भी हो, सिंधे को ले आया, और उसको पूरा काम भी देता है, अपने पार्टी के जोड़कर उसका योग्यता को पूरा उपयोग हम करते हैं। कि शुभेंदुदा कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वही फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी आने वाला है। पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं ना, मेरे से अनुभव ज्यादा है उनको, वो बोल सकते हैं। और राजनीति में कुछ भी संभव है। आज आपके सामने बैठ के मैं कल का एक बात कर रहा हूं, जो कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, कौन जानता था महाराष्ट्र में ऐसा होगा? ये सही बात है, राजनीति में कुछ भी संभव है। क्योंकि आपसे बात करने के बाद हमारे जो दूसरे गेस्ट है बाबुल सुप्रियो, वो कभी आप ही के पार्टी में हुआ करते थे, आज तृणमूल कांग्रेस में एमएलए जीता जागता प्रमाण है बाबुल्ला, क्या हो सकता है। देखिए एमपी से कैसे एमएलए होते हैं लोग, वो भी देख लिया। वो फर्स्ट 11 में खेलने वाले थे, अभी नर्सरी में खेलने के लिए मजबूर हो गए। ये भी तो राजनीति है ना, आपके सामने ही है। मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं, मेरे मित्र है, झगड़ा होता है लेकिन प्रेम है। 7-6 साल रहे, अच्छा बुरा सब प्रकार समय बीता, लेकिन समस्या क्या है पश्चिम बंगाल बीजेपी में कि इस तरह से लोग आपके कैंप छोड़ के वापस तृणमूल में घर वापसी इस तरह से कैसे हो गई है? राजीव जी चले गए, उसके साथ साथ अर्जुन सिंह चले गए, नहीं और भी बाकी सारे हैं। कल मुख्यमंत्री आए थे, वो राजीव कह रहे थे कि अभी 15 एमएलए ऐसे हैं और 5 सांसद है बीजेपी के जो अभी भी उनके साथ संबंध में है। सब सत्ता सिर्फ का खेल तृणमूल है। कांग्रेस ने ये कह रखा है कि आप उसी पार्टी में रहो लेकिन हमारे लिए काम करो। ये तो शिंदे आप ही का हो जाएगा, आप ही के कैंप में। पार्टी सेकेंडरी है, विचारधारा तो और भी पीछे। हम हमारे पार्टी में एक स्लोगन देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, नेशन फर्स्ट, देश आगे, पार्टी बाद में। बंगला में हम स्लोगन हमारा चलाते हैं, तो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और पर्सन थर्ड, ऐसा होता है हमारा।
लेकिन आज की राजनीति जो आप देख रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वहां मैं ही सब कुछ हूं, या तो मेरी फैमिली सब कुछ है, उसके आगे कुछ नहीं। पार्टी खत्म हो जाए, फैमिली रहे। कांग्रेस देखिए, बाकी पार्टी में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए। तो इसलिए ये लोग सत्ता के साथ रहने के लिए आए थे। हमारे पास सत्ता नहीं है, तो सत्ता के लिए आए थे, सत्ता के लिए गए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप पार्टी के लिए अपना जो पद है वो आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। बंगाल से आपको दूर भेज दिया गया, तो उस बात की कोई गम नहीं है आपको? मेरे जैसा कार्यकर्ता आज जिन्होंने पार्टी को 18 एमपी जिताया और 77 एमएलए जिताया, हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पार्टी के लिए, और करेंगे आगे, और यही लोग पार्टी को फिर आगे सत्ता में लाएंगे। लेकिन आप मानते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं को आपने इस तरह से उनको इंस्पायर किया और आपको सुनने के लिए लोग आते थे, अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ऐसा हालत हो गया है जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहे हैं, मैदान में नहीं उतर मैं रहे कह रहा हूं कि जिस प्रकार परिस्थिति, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को खत्म करने के लिए कोई हथियार का उपयोग करे, सत्ता का, पुलिस का उपयोग करे, तो स्वाभाविक होता है कार्यकर्ताओं पर इतना बोझ है। 42,000 केसेस हमारे लोगों पर, लाखों लोगों पर केस। मेरे नाम पर बंगाल में ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जहां मेरे ऊपर केस नहीं है। मैं अभी कभी गया ही नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर 100 मोटो केस है। कोई भी कर देता है, और मैं घूम घूम करके जमानत करता हूं, और वहां जाकर पब्लिक मीटिंग करता हूं, दोनों करता हूं, संगठन के काम करता हूं, जमानत भी करता हूं। तो इसलिए इस परिस्थिति में कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा चुप होना स्वाभाविक है। और जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, शायद प्राइम मिनिस्टर भी बोला, होम मिनिस्टर भी भाषण में बोला, क्योंकि वो बार बार आके देखे हैं, हर बात उनको मालूम है। तो इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। एक कल्पना के साथ हम लड़ाई किए तो सत्ता में पार्टी आएगी, वो नहीं हुआ। कुछ लोगों का थोड़ा हताशा है, लेकिन ये जो केसेस हो रही है, अत्याचार हो रही है, हिंसा हो रही है, इसके चलते थोड़ा मायूस है। क्या आकलन हुआ है कि किस वजह से पश्चिम बंगाल में, जब बीजेपी ये कह रही थी कि पिछले साल सरकार बना लेगी, नहीं बन पाया, क्या वो उसका आकलन हुआ है कि क्यों आप फेल किए? तो पार्टी तो अपने अंदरूनी चर्चा करके उसका रास्ता निकालता है। वो चर्चा हुई भी है ऊपर से नीचे से, तो पार्टी के अंदर होता है। पार्टी उसका निराकरण करने का चेष्टा करता है कि दोबारा ना हो। पहली बार हम यहाँ सत्ता के लिए लड़ रहे थे, जनसंघ से कि बीजेपी 70 साल बंगाल में शुरू हुआ, 70 साल के बाद हम विधानसभा में 70 पार किए, अभी तो नहीं हुआ था। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जल्दी ग्रोथ हुआ, उसका प्रॉब्लम रहता है। और कैसे सत्ता में आते हैं जीत करके, वो कला हमें नहीं मालूम था। हमने प्रयास किया, दूसरे प्रदेश में हुआ था, तो उसमें सफलता मिली है। पार्टी तो बड़ी हो गई, जीती, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा था, वहां तो पहुंच नहीं पाए। इससे कुछ लोगों को थोड़ा सा मन में मायूसी आई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्य करते हैं पार्टी के लिए, वो धीरे धीरे फिर एक बार पार्टी के काम में लगे। चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं, फिर आएगा चुनाव, आएगा, फिर आंदोलन होगा, लड़ाई होगा, फिर कूदेंगे लोग। और हम दिलीप घोष को देखें वापस पश्चिम बंगाल में उसी तरह से, उसी जोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते पे उतरते हुए। मैं तो देखिए, आज सुबह से आ रहा हूँ, 2 मदनीपुर से निकला, सुबह 5-6 बजे निकल करके 2 जगह चार चक्र किया, फिर आया हावड़ा में, मिला कार्यकर्ताओं से, एक घर में भोजन किया, फिर आपके सामने बैठा हूँ। मेरा दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं, 5 से 10-11 बजे तक मैं घूमता रहता हूँ। हाँ, उस समय निर्णय लेने का मेरे हाथ में था अधिकार। आज निर्णय कोई और लेते हैं, हम बाकी कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उसको प्रयोग में लाके सफल करते हैं। ये भूमिका में कर रहे हैं। और जितने कार्यकर्ता हैं सबको मिलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। हाँ, बड़े सभा में कभी कभी जाते हैं। बाकी आज जो जरूरत है हमको, एकदम नीचे जाके कर्मियों का काम करना, सामान्य कार्यकर्ताओं से फिर एक बार लाना, नए लोग आए उनको काम सिखाना, ये काम कर रहे हैं। So there you have it, ladies and gentlemen, the inimitable Dilip Ghosh. Never a dull moment, as I said, when he's on dais, he's one of the most popular faces of the BJP here in West Bengal, and he's once again back at the India Today conclave. Please give a big round of applause to Shri Dilip Ghosh. Thank you so much. धन्यवाद।